इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अब से थोड़ी देर पहले ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का अपडेट दिया है। भारत में कोरोना से बचाने वाले 41 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। विपक्ष के कुछ नेता अब भी वैक्सीन पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत के किस्से फैलाए जा रहे हैं। ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद विपक्ष के नेताओं से मिल सकते हैं। इस मीटिंग का प्रपोजल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखा है। वैक्सीन पर मोदी का अगला प्लान क्या है, तीसरी लहर को रोकने के लिए मोदी क्या क्या कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान के वैक्सीन प्रोग्राम को एक नया आयाम दिया। मोदी ने आज एक नया शब्द दिया, बाहुबली। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री पत्रकारों के बीच आए और खुलकर बात की। वैक्सीन हेजिटेंसी मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का एक ही तरीका है, अपनी बाहु पर वैक्सीन लगवाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीन के 40 करोड़ डोज, ये वो संख्या है जो मोदी सरकार 16 जनवरी से अब तक लगवा चुकी है। मोदी के विरोधी कभी वैक्सीन की कमी का रोना रोते हैं, कभी सरकार पर झूठ बोलने की तोहमत लगाते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी वैक्सीन प्रोग्राम को जुमला बताते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी विरोधी आर्टिकल्स की कटिंग सोशल मीडिया पर चिपकाकर प्रचार जीवी सरकार का हैशटैग क्रिएट करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर हैशटैग भी वही चलता है जो नरेंद्र मोदी चलाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इस हद तक चले जाते हैं कि अपनी पार्टी को ही वैक्सीन बताने लग जाते हैं। मोदी के विरोधी आज भी यही बताने, यही समझाने में लगे हुए हैं कि वैक्सीन लगाने की रफ्तार रुक गई है, वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं, सरकार वैक्सीन नहीं जुटा पा रही है। टीके की हकीकत क्या है हम ग्राउंड से भी दिखाएंगे। पहले वैक्सीन प्रोग्राम के लेटेस्ट नंबर देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर 16 जनवरी से भारत में कोरोना का टीका लगना स्टार्ट हुआ था। भारत में पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे। 10 करोड़ से 20 करोड़ डोज पहुंचने में सिर्फ 45 दिन लगे। अगले 10 करोड़ टीके यानी 20 करोड़ से 30 करोड़ टीके लगने में सिर्फ 28 दिन लगे। और 30 करोड़ से 40 करोड़ डोज पहुंचने में भारत ने सिर्फ 24 दिन लिए। कल रविवार था, कई राज्यों में वैक्सीन लगाने वाला सेंटर बंद रहता है। फिर भी केंद्र सरकार का यह ऑफिशियल डेटा बताता है कि रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक 13,63,123 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां टीके के 3 ऑप्शन हैं। आने वाले कुछ दिनों में फाइजर और मॉडर्ना के साथ ज़ायडस कैडिला, बायोलॉजिकली, जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स वैक्सीन भी अवेलेबल होने वाली हैं।
मोदी सरकार ने अगले 5 महीनों के लिए वैक्सीन की 66 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। 5 कंपनियों को वैक्सीन के लिए एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया है। कोरोना के टीके पर विपक्ष तरह तरह की टीका टिप्पणी करने में लगा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के साथ कोरोना के टीके पर संसद में सार्थक चर्चा करने को तैयार है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। वैक्सीन लगवाने की ये लाइन किसी शहर में नहीं लगी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गांव के लोग भी अब वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी कतार लगा रहे हैं। राजगढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर का ये वीडियो आज का है। यहां लगी कतार भी नरेंद्र मोदी की ही कामयाबी है। वैक्सीन पर विपक्ष की टीका टिप्पणी के बाद गांव में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त अफवाह फैलने लगी थी। तब नरेंद्र मोदी ने ही सारी अफवाहों को खत्म किया था। जिन गाँव में एक भी व्यक्ति टीका लगवाने को तैयार नहीं था, मोदी के कहने पर वहां पूरे गांव ने वैक्सीन की डोज लगवाई। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने आज वैक्सीन लगवाने वालों को बाहुबली बताया। बाहुबली बनने का उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। बिहार में अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ भी काफ़ी संख्या में महिलाएं कतार में खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और हर कोई ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीन ले ले। यहाँ कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप अपना दूसरा डोज लेने आई या पहला डोज? सेकेंड डोज। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हाल के दिनों में बढ़ गई है, क्या वजह लगती है? हाँ, बढ़ तो गई है। आपको क्या वजह लगती है कि बहुत भीड़ दिखाई दे रही है हर सेंटर पे? हर जगह तो भीड़ ही है। वही कोवैक्सीन का भीड़ है और कुछ कोविशील्ड तो इजीली मिल रहा है। बचाव के लिए ही तो लेना है, आगे भगवान की इच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ख्याल में रखते हुए मैंने थोड़ा सा लेट किया है, बट सेकेंड डोज में फाइनली ले रही हूँ। कोई और चारा नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे कंट्री में तो होने वाला है नहीं, तो बस इसी से हम लोग टीका से ही जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि लोग अब इसको समझ रहे हैं और टीके को ले रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी सांसदों का ये रवैया पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा। प्रधानमंत्री वैक्सीन समेत तमाम मुद्दों पर सदन में बहस कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ हंगामे में यकीन दिखता है। इस नेगेटिव मेंटेलिटी के बावजूद नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोरोना महामारी पर प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया है। इसमें सत्ता पक्ष के लीडर भी होंगे, कांग्रेस के भी लीडर होंगे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, टीआरएस समेत सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को मोदी ने चर्चा करने का न्योता दिया है। विपक्ष के नेताओं को नरेंद्र मोदी क्या बताएंगे, इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री की टाइमलाइन को पढ़ना होगा। पिछले एक सप्ताह के अंदर पीएम ने कोरोना पर कई बड़ी मीटिंग की और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देश को दिए।
कोरोना की रफ्तार घटी है, लेकिन वायरस कहीं गया नहीं है। लापरवाही हुई तो कोरोना फिर से अटैक कर सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकना जरूरी है। पर्यटन केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ टेंशन बढ़ाने वाली है। 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार हुआ तो अगले ही दिन कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। नरेंद्र मोदी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 23,123 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी। इस 23,123 करोड़ से क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। 23,123 करोड़ इमरजेंसी हेल्थ पैकेज है। इससे 20,000 नए आईसीयू बेड बनाए जाएंगे। 736 जिलों में बच्चों के इलाज का सेंटर बनेगा। हर जिले में ऑक्सीजन स्टोरेज का इंतजाम होगा। हर जिले में 1 करोड़ की दवाइयों का बफर स्टॉक बनेगा। पीएम केयर फंड से देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ बजट में अलग से रखा गया है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो मोदी का नया पैकेज जिंदगी बचाने के काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। नरेंद्र मोदी के पास उन सभी सवालों के जवाब हैं जो देश की जनता से रिलेटेड हैं। जनता क्या सोचती है उसकी नब्ज पर मोदी की उंगली हमेशा रहती है। लेकिन मोदी के विरोधी अगर इधर उधर के नैरेटिव में मोदी को फंसाने की सोचते हैं तो प्रधानमंत्री उसमें नहीं फंसने वाले। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन पर सिर्फ विपक्ष कंफ्यूजन फैला रहा है, बल्कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए भी विपक्ष हर हथकंडा अपना रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का विजन बिल्कुल साफ है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसको लेकर संघ और बीजेपी में 8 घंटे लंबा महामंथन हुआ। इसका नतीजा क्या निकला आपको बताते हैं। अगले 8 महीने योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और आरएसएस की सबसे बड़ी तपस्या है, जिसका तप अभी से महसूस होने लगा है। 2022 में यूपी चुनाव है जो सिर्फ जीत और हार का इलेक्शन भर नहीं है, बल्कि ये चुनाव विचारधारा, हिंदुत्व, अस्तित्व, परंपरा, उत्तराधिकारी का रण है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा। योगी वर्सेस ऑल। 15 साल के वनवास के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भगवा लहराया है और अब आरएसएस किसी भी कीमत पर इसको झुकने नहीं देना चाहती है। आरएसएस और बीजेपी दोनों के लिए यूपी सियासी एजेंडे के साथ साथ धार्मिक और वैचारिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अगले साल यूं तो गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन हर किसी की निगाहें यूपी पर टिकी हैं, क्योंकि मैदान पर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी अलगार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से दी है। यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। रविवार को आरएसएस और यूपी बीजेपी की मैराथन बैठक चली, जिसमें यूपी को लेकर रणनीति, कूटनीति, चुनावी नीति तैयार की गई।
मीटिंग में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, संघ के सर कार्यवाह और बीजेपी के समन्वय इंचार्ज अरुण कुमार, सुनील बंसल संगठन महासचिव यूपी, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल थे। इस चर्चा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ साथ सहयोगी संगठनों ने सुझाव दिया कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में लोगों के सामने लाया जाए। लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फोमन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुछ चेष्टाएं होती रही। बहुत सारे कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं जो हमारे सकारात्मक पहल को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उस समय इस बात को बताने की आवश्यकता है कि नहीं, वास्तव में इनका जो पक्ष है क्यों गलत है और हम जो पहले दिन से कहते थे वही सही है। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर 311 सीटें मिली थी और गठबंधन को 325। लेकिन 2017 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था और ना ही योगी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद संघ ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान किया। 4.25 साल में योगी हिंदुत्व के एजेंडे और सीएम पद पर खरे उतरे हैं। योगी ने कुर्सी संभालते ही अपना रुख साफ कर दिया था, यूपी में रहना है तो कानून का पालन करना होगा। मैं पिछले 4.25 साल से योगी सरकार को कवर कर रही हूँ। सरकार के हर फैसले को बहुत नजदीक से देखा। इस दौरान यूपी में संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई। 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले यूपी को चलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस दौरान योगी के सामने जो भी चुनौतियां आई, चाहे वो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हो या कोरोना, योगी हर चुनौती के बाद और मजबूत होकर निकले। यूपी धर्म और राजनीति दोनों हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ अयोध्या है जिसको विश्व स्तर में धार्मिक राजधानी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव की यूपी में 80 सीटें हैं। ऐसे में संघ 2022 के यूपी चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके अगले साल 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष भी है। यूपी चुनाव में कौन से मुद्दे जनता तक लेकर जाएंगे, इस पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों में लखनऊ में लंबी चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं से मिलने से पहले संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने 6 प्रांत प्रचारकों से यूपी सरकार का फीडबैक लिया था। मेरठ, ब्रिज, अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष से संघ प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट दी। योगी सरकार को लेकर जनता का क्या मूड है, इस पर सर्वे कराया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति का खाका तैयार किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव का चेहरा होंगे। साथ में अयोध्या राम मंदिर, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। ये जिम्मेदारी संघ के यूपी के 6 प्रांतों के क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक के साथ संघ के सभी सहयोगी संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद, इनको दी गई है। संघ की कोशिश है कि यूपी के उन लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए जो अब तक बीजेपी के मतदाता नहीं रहे हैं। खबरों के मुताबिक संघ ने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष को साफ हिदायत दी है कि वो ब्लॉक स्तर में बीजेपी को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को सुने। संघ अपनी शाखाओं से योगी आदित्यनाथ का साथ देगा। साथ में योगी सरकार ने भी अपने कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए योगी सरकार ने अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया है।
जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराध और आतंक की कमर तोड़ी है, उसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। पंचायत और ब्लॉक चुनाव के नतीजे भी बताते हैं, यूपी की जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही हैं। ऐसे में योगी के खिलाफ विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए। विपक्ष बेरोजगारी पर सरकार को घेरना चाहता है, लेकिन इस मोर्चे पर भी योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत हैं। मुझे ये बताते प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से भी 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्हें भी वहां पर प्लेसमेंट करवाया गया है। स्वतः रोजगार के तहत भी 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वयं का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थाओं से जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। जनवरी 2022 में यूपी चुनाव की घोषणा हो सकती है। उससे पहले बीजेपी की रणनीति है कि पीएम मोदी लगभग हर महीने यूपी का दौरा करें। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी अगस्त में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। सितंबर में पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। अक्टूबर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, नवंबर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कर सकते हैं और दिसंबर 2021 में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी कर सकते हैं। यूपी में संघ धार्मिक तो बीजेपी विकास को मुद्दा बनाएगी, लेकिन इसमें बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड पीएम मोदी ही होंगे। आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक आफत की ऐसी बरसात हुई कि लोगों की जिंदगी फंस गई। नवी मुंबई में हालात इतने बिगड़ गए कि रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। दिल्ली में कुछ देर की बारिश में पानी इतना भर गया कि एक शख्स की डूबकर मौत हो गई। जब देश के 2 महानगरों का यह हाल है तो आप अंदाजा लगाइए बाकी शहरों की हालत क्या होगी। ये देखो रस्सी से रेस्क्यू कर रही है। मॉनसून आया तो अपने साथ पानी का प्रचंड प्रहार लेकर आया। उफनते पानी की मनमानी के आगे कोई टिक नहीं पाया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुरुग्राम से लेकर ठाणे तक, हर तस्वीर बारिश के सामने बड़े बड़े मेट्रो शहरों के सिस्टम की पोल खुल गई। आधी अधूरी तैयारियां एक्सपोज हो गईं। लेकिन आज मॉनसून की सबसे खतरनाक तस्वीर नवी मुंबई से आई, जहां भारी बारिश की वजह से 120 लोगों की जिंदगी पानी में फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। नदी के पार फंसे छोटे छोटे बच्चों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड के जवानों ने पहले ह्यूमन चेन बनाई और फिर रस्सियों का सहारा लेकर लोगों को निकालना शुरू किया। पानी की तेज धार में कोई हादसा न हो जाए, इसके लिए फायर ब्रिगेड ने बड़ी सीढ़ी का इंतजाम किया, जिसके ऊपर से गुजरकर एक एक करके लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
हैरानी की बात यह है कि नवी मुंबई की ये नदी साल साल भर सूखी रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से आसपास की पहाड़ियों पर पानी जमा हो गया, जो नदियों में सैलाब बनकर बह रहा है। अब नवी मुंबई की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें पानी की तेज धार में एक एसयूवी कार पलट गई और खिलौने की तरह पानी में बह गई। लेकिन आसपास के लोगों ने मिलकर एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। गाड़ी पकड़ 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 पकड़, ये देखो रस्सी से रेस्क्यू कर रहे हैं लोग। बारिश में आए सैलाब की एक दूसरी तस्वीर ठाणे से आई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही पानी में डूब चुका है। सड़क पर आए सैलाब में लोग फंस गए, गाड़ियां फंस गईं, सड़क पर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश और सीवेज सिस्टम के जाम होने की वजह से पूरी सड़क दरिया बन गई। पानी का ऐसा हमला हुआ कि लोगों को रस्सी के सहारे आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर समय रहते शहर का सीवेज सिस्टम ठीक रहता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। वैसे सिस्टम को आपकी कितनी चिंता है, उसकी एक तस्वीर मुंबई से भी आई है, जहां कांदीवली इलाके में एक साथ 400 गाड़ियों की जल समाधि हो गई है। हैरानी की बात यह है कि यह बीएमसी की पेड पार्किंग है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की है। 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पानी अभी तक भरा हुआ है। पानी निकालने के लिए बीएमसी, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बड़े बड़े जनरेटर भी लगाए गए हैं। मुंबई के कांदीवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में लगातार घंटों से ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन है करीब 400 गाड़ियों को जो पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं 2 दिन से, उन्हें बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। और उसमें फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी के साथ साथ जो लोकल एनजीओज हैं वो लगी हुई हैं। करीब 2 रातें बीत चुकी हैं और आज दूसरा दिन है। कल का एक दिन पूरा और आज का दूसरा दिन और 2 रातें बीत चुकी हैं। ये 400 गाड़ियां इसी बीएमसी के जो पार्किंग लॉट का एरिया है, अंदर जो तहखाना है, यानी कि जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, वहां पर फंसी हुई है पानी और कीचड़ के बीच। और ये तमाम जो रोड का पानी है, सामने आप जो रोड देख रहे हैं, उस रोड का पूरा पानी इसी रास्ते से अंदर की ओर गया और लाखों लीटर पानी अंदर गया है, जिसे बाहर निकालने का काम हम देख सकते हैं जनरेटर लगा के किया जा रहा है। मुंबई की बदहाली के बाद दिल्ली की लापरवाही भी देख लीजिए, जहां आज कुछ घंटों की बारिश में सड़कें दरिया बन गई। दिल्ली में अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है। 1 महीने की भीषण गर्मी के बाद इंद्र देवता ने आज थोड़ी कृपा बरसाई थी, लेकिन दिल्ली को संभालने वाला सिस्टम ही पानी में बह गया। दिल्ली में सड़कें डूबी, गाड़ियां डूबी, अंडरपास में वाटर लॉगिंग हो गई और सड़कों पर इतना पानी आया कि जगह जगह लंबा जाम लग गया। दिल्ली ऐसी लग रही थी मानो कोई दरिया है और डूब कर जाना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। दिल्ली आज डूबी डूबी सी नजर आई। पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के नीचे एक बार फिर से पानी जम गया है। सुबह 4 बजे के बाद से ही वाटर लॉगिंग है यहाँ पे और धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ता गया, जो कि अब तकरीबन 4 मीटर के आसपास है यहाँ पे पानी। और कोशिश की जा रही है कि इसको यहाँ से निकाला जाए। ये कितना ख़तरनाक होता है इसका अंदाज़ा लगाइए आप कि आज 1:30 बजे दिन के करीब में एक 27 साल के शख्स रवि चौटाला की डूबकर यहाँ पे मौत हो गई है। दरअसल ये बताया जा रहा है आई विटनेस के द्वारा कि रवि दूसरी तरफ से चलते हुए आ रहा था और सेल्फी ले रहा था और वीडियो बना रहा था। धीरे धीरे जैसे ही अंडरपास क्रॉस किया उसके बाद वो लेफ़्ट ले लिया और लेफ़्ट साइड में एक नाला है। हालांकि यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो तकरीबन 5 फुट के करीब है, लेकिन उसके बाद उसका पैर नाले में आ गया और उस वजह से डूबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बहुत देर बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाला गया। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास पानी में डूब गया। इस पानी में एक डीटीसी की बस फंस गई और पानी में डूब गई। इस अंडरपास में एक ट्रक और एक कार पानी में समा गई।
प्रहलादपुर की तरह नरेला का अंडरपास भी दरिया बन गया, जिसमें एक बस पूरी तरह समा गई। थोड़ी दूरी पर मौजूद वैन पानी में डूब गई। यहाँ सड़क से लेकर रिहायशी इलाके तक पानी में डूब गए। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर नदी बह रही है। दिल्ली में ऐसी तस्वीरें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन एक दिन की ही बारिश में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अब दिल्ली की एक और तस्वीर भी देखिए। यहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। कहने को तो ये देश के वीवीआईपी इलाकों में से एक है, लेकिन सिस्टम की आधी अधूरी तैयारियों की वजह से क्या आम और क्या खास, सभी लोग पानी से जूझते नजर आए। बारिश से पहले नालों की सफाई ना होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में पिछले 6-7 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने दिल्ली में जल जमाव की स्थिति कुछ ऐसी पैदा कर दी है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है। हर जगह पर आप देखेंगे कि इस तरीके से पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नई सुप्रीम कोर्ट की बनी जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने की तस्वीर है और एक वीआईपी इलाका है, आईटीओ का ये इलाका है। यहाँ से जो मुख्य रास्ते हैं वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ जुड़ते हैं। इसके अलावा मथुरा रोड का ये पूरा रास्ता है और उसमें इस तरीके का जल जमाव जाहिर तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बारिश के आगे कितनी तैयार है दिल्ली, इसकी एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के नजदीक आईटीओ का इलाका भी पानी में डूबा नजर आया। वजह थी आसपास के नाले ओवरफ्लो हो गए, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरना शुरू हो गया और देखते ही देखते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली वालों को मॉनसून की बारिश का लंबे वक्त से इंतजार था और बारिश तो आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई है, क्योंकि वाटर लॉगिंग दिल्ली में इस वक्त कई जगह पर हो गई है। आपको बताएं कि आज सुबह से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईटीओ से प्रगति मैदान जाने वाली रोड पर, जहां पर इस वक्त पूरी रोड पर पानी भर गया है और पानी इतना ज्यादा भर गया है कि ट्रैफिक जाम लंबा इस वक्त यहाँ पर लग गया है। और किस तरीके से देखिए, यहाँ पर जो नाला है वो ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बल्कि जो रोड पर पानी जमा था वो अभी वहीं पर जमा है और लगातार धीरे धीरे, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, ऐसे में पानी का स्तर भी और ज्यादा बढ़ रहा है। मॉनसून की शुरुआत में दिल्ली का ये हाल है तो आगे क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास शहर का सपना दिखाने वालों को आज दिल्ली की सच्चाई देखने की जरूरत है। सिस्टम की तैयारियों की पोल खोलने के लिए अब दिल्ली की एक और तस्वीर देखिए। द्वारका इलाके में चलती सड़क पर एक पूरी कार गड्ढे में समा गई। बारिश की वजह से सड़क के निचले हिस्से में मिट्टी का कटाव हो गया, जिसकी वजह से सड़क में गड्ढा हो गया और इतने में ही गुजरती एक कार इस गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में कार का ड्राइवर बाल बाल बच गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगाने वालों को बाहुबली कहा। आज बाहुबली बनने के लिए कहां भगदड़ मची, ये आपको दिखाएंगे 4 मिनट के एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।